students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics वाला। बेटा आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो बताती हूँ क्या है। जैसे बोर्ड के एग्जाम में हमारा नेक्स्ट एग्जाम जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स का है, राइट? तो मैथ्स के लिए हमें 5 to 6 डेज का ब्रेक मिलता है, हाँ या ना? अब हम 5 to 6 डेज में चीजें पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कर लेते हैं। अब आता है उस दिन के बाद जिस दिन हमारा मैथ्स का पेपर है, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा हम लोग लास्ट टाइम पे क्या रिवाइज करें? फॉर एग्जांपल आज अगर मेरा 10:30 बजे से एग्जाम है बोर्ड का, तो सुबह हम डेफिनेटली उठते हैं 5-6, कुछ बच्चे 4 बजे भी उठते हैं। तो लास्ट का 2 आवर्स आप रखते ही रखते हो सेम डे कुछ रिवाइज करने के लिए। तो क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस होता है तो दैट इज इम्पॉसिबल टू रिवाइज होल सिलेबस। तो आज मैं वो चीजें आपको बताऊंगी कि लास्ट के 2 आवर्स में हमें क्या क्या रिवाइज करना है हर चैप्टर से, जो ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम हो, जो भी मैथ्स का पेपर हो, बहुत ही अच्छा हो जाए। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और समझना कि ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा हो। ठीक है, शुरू करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो बेटे रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर से हमें क्या देखना है? हमें बस बेटा ये देखना है, इसमें 2 चीजें हैं। पहला है रिलेशन। रिलेशन में हमें सिर्फ 3 चीजों पे ध्यान देना है, बिकॉज इसी से क्वेश्चन आता है। पहला कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ठीक है। दूसरा बेटा सिमेट्रिक क्या होता है। तीसरा बेटा ट्रांजिटिव का मतलब क्या है। तीनों रिलेशन के बारे में एक बार देख लो, किसको कहते हैं। रिफ्लेक्सिव, हर ऑब्जेक्ट, हर सेट का हर एलिमेंट खुद से कनेक्ट हो। सिमेट्रिक बोलता है भैया a, b है तो b, a भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव बोलता है भैया अगर a, b रिलेशन में है, b, c रिलेशन में है तो a, c भी रिलेशन में होना चाहिए, राइट? तो ये तीनों चीजों के बारे में देख लो, बिकॉज क्वेश्चन इसी से आता है कि प्रूव दैट द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट? तो चौथा इनसे मिलकर जो बना है दैट इज इक्विवेलेंस। बस हमें फर्स्ट चैप्टर से इन 3-4 चीजों के बारे में गो थ्रू करना है। देखो बेटा हम पूरा नहीं कर सकते, तो बस इन 3 चीजें पढ़ी कि क्या क्या रिलेशन का मतलब है। फंक्शंस पे आते हैं, तो फंक्शंस में हमें ये देखना है कि 1-1 फंक्शन क्या है। 1-1 फंक्शन में सिर्फ इतना ही है कि इफ x1 इज इक्वल्स टू x2 देन f of x1 की वैल्यू f of x2 के इक्वल होनी चाहिए, करेक्ट? फिर दूसरी चीज हमें देखनी है मेनी वन। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि if x1 इज इक्वल्स टू x2 है देन f of x1 should not be equal to f of x2, करेक्ट? दैट इज अबाउट मेनी वन। उसके बाद बेटा ऑन टू, तो ऑन टू में क्या दिखना है कि भैया कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए, दैट्स ऑल। कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज, तो वो क्या हो जाता है आपका ऑन टू फंक्शन इनटू, दैट इज वेरी सिंपल, विच इज नॉट ऑन टू। जो ऑन टू नहीं है इट्स वेरी ऑब्वियस इनटू है, राइट? थर्ड आता है 1-1 ऑन टू, जिससे हर साल बोर्ड का क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द फंक्शन इज 1-1 एंड ऑन टू एंड फाइंड इट्स इनवर्स। तो इनवर्स निकालने का प्रोसीजर हमें याद है कि y इज इक्वल टू फंक्शन को करो, x की फॉर्म में लेके आओ और फटाफट से उसका इनवर्स लिख दो, तो इनवर्स। ठीक है, बस फर्स्ट चैप्टर से ये चीजें देखनी है कि भाई रिलेशन में 3 चीजें हैं, फंक्शन में ये 5 चीजें हैं। 1-1 किसे कहते हैं, मेनी वन किसे कहते हैं, ऑन टू किसे बोलते हैं, इनटू किसे बोलते हैं, और इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सीबीएसई में इतना ही है। अगर हम लोग बात कर ले बाकी बोर्ड सिलेबस की, तो उसमें तीसरी चीज आती है कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में बोर्ड में बहुत ज्यादा नहीं आता, बस आपको ये निकालना आना चाहिए कि भैया फॉग एक्स कैसे निकालते हैं एंड गॉफ एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट्स ऑल, खत्म। तो चैप्टर नंबर 1 से ये पन्ना बना के रख लेना, ये रख लेना बेटा कहीं पे, ये चीज हमें फर्स्ट चैप्टर से करनी है। खत्म हो गया चैप्टर नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट आता है मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये सेकेंड चैप्टर से हमें क्या उठाना है वो जरा हम देख ले। पहली चीज बेटा सबका प्रिंसिपल वैल्यू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भैया सबके प्रिंसिपल वैल्यू का इंटरवल देख लो कि साइन इनवर्स एक्स की क्या है, -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स एक्स की क्या है, 0 से π क्लोज इंटरवल, सबके प्रिंसिपल वैल्यू देखोगे। देन सबका डोमेन एंड रेंज रिवाइज करोगे लास्ट मोमेंट पे कि सबका डोमेन रेंज क्या है। थर्ड कुछ फॉर्मूलेज है लाइक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला, एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि बाकी सारे
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन करते हैं, राइट? तो ये दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। एंड कन्वर्जन ऑफ वन ITF इनटू अदर, लाइक tan इनवर्स को sin इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, cos इनवर्स को। तो ये इतनी चीजें हमें देखनी इस चैप्टर से, सिंपल, क्योंकि फॉर्मुलेज बहुत सारे, तो ज्यादा फॉर्मुलेज का यूज नहीं रहता है, मोस्टली tan इनवर्स वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। तो सबकी प्रिंसिपल वैल्यू देख लो, सबका डोमेन रेंज देख लो, ग्राफ देख लो एक बार, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लो एंड कन्वर्जन देख लो, एक बार कन्वर्जन करके कि tan इनवर्स को sin इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 से बस इतना देखना है। नेक्स्ट चैप्टर हम चलते हैं बेटा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की तरफ हम लोग चले तो इसमें हमें ऑर्डर, आई होप सबको क्लियर है ऑर्डर कैसे करते हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस इसमें हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है। ट्रांसपोज किसे कहते हैं वो एक बार देख लो कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, रोज एंड कॉलम्स आर एक्सचेंज। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है वो जरा एक बार आपको जरूर देखना है, ठीक है? तो मैट्रिसेस चैप्टर की बात करें तो हमें सिर्फ ऑर्डर, मल्टीप्लीकेशन ये सब देखना है। अब आता है इसमें तीसरी चीज क्या बेटा, इनवर्स, जो कि बोर्ड सिलेबस में नहीं है CBSE के, बट जो दूसरे बोर्ड सिलेबस स्टूडेंट्स हैं, इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, वो एक बार देख लो रो और कॉलम वाला। लेकिन NCERT सॉरी जो CBSE के बच्चे हैं उनमें ये पॉइंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो बस CBSE वालों को तो ये दो चीजें देखनी है, काम खत्म, ठीक है? एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो मैट्रिसेस चैप्टर से बेटा हमें ये 2-3 चीजें देखनी है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फोर्थ, डिटरमिनेंट्स। अब डिटरमिनेंट्स की बात करूं मैं तो डिटरमिनेंट्स में पहले मैं चलती हूं CBSE बोर्ड के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें कैलकुलेट, डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो जरा देखना है। नेक्स्ट बेटा हमें क्या देखना है, डिटरमिनेंट्स के अंदर प्रॉपर्टीज नॉट इन बोर्ड सिलेबस, तो जिसके सिलेबस में का प्रॉपर्टीज देख लो। थर्ड पॉइंट बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड समटाइम्स ऑन कोलिनियरिटी वाली चीज, तो फटाफट से देखना है, फॉर्मूला देखना है सिर्फ कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हाफ मॉड्यूलस ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो दिमाग में रखना है कि फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें माइनर कैसे देख, माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइन, ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान से देखनी है। माइनर कैसे कैलकुलेट होता है, कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, जॉइन कैसे कैलकुलेट होता है, एंड इंपॉर्टेंट जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट होता है एडजॉइंट वाले तरीके से, वो जरूर हमें देखना है, ठीक है? तो ये हमें डिटरमिनेंट्स चैप्टर से जरूर ये चीजें ध्यान देनी है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टीज जिसके सिलेबस में है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, उसके बाद माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, ये सब आपस में कनेक्टेड है। कैसे कैलकुलेट होता है एक बार गो थ्रू कर लेना एक एग्जांपल देख के, ठीक है? एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का सिंपल फॉर्मूला देखना, दैट्स ऑल, ठीक है? तो दिस इज फ्रॉम डिटरमिनेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं बच्चा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके लिए मैं आपको बोलूंगी सिंपल, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करना। तो चेक fx इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, एक तो ये चीज देख लो, ये आपके बेटा एक्सरसाइज 5.1 में इजीली अवेलेबल है। एक्सरसाइज 5.1 में कुछ क्वेश्चंस एक बार देखने हैं। उसके बाद उसमें फाइंड मिसिंग वेरिएबल्स, जो आखिरी क्वेश्चंस हैं, फाइंड मिसिंग वेरिएबल्स, ठीक है? ये कहां पर है बेटा, लास्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1, ये वहां पे आपको इजीली अवेलेबल मिलेंगे। वो 2-3 क्वेश्चंस हैं जिसमें मिसिंग वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करते हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं ये चेक करना। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज जरूर करने हैं कि डिफरेंशिएट हम कैसे कर, जितने भी डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूलेज एक बार रिवाइज कर लो भाई, हर फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है? इसके अंदर ही आ जाती है बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है? फिर इसी के अंदर आ जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव,
ठीक है, तो बस एक बार देख लो पैरामेट्रिक फॉर्म और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे होता है, अगर फॉर्मूलाज होंगे तो ये भी ध्यान होगा। एक एग्जांपल देखना है, बस एक एग्जांपल भी। हाँ, डबल डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म का आएगा तो कैसा करेंगे, बिकॉज इस पे 2-3 नंबर का सवाल 110% बनता है, तो फॉर्मूलाज हमेशा ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीबीएसई बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका रोज थ्योरम जिसके सिलेबस में है, रोज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम जिसके सिलेबस में है, वो इसका एक एक क्वेश्चन देख लेंगे भाई कैसे वेरीफाई होता है, क्योंकि वेरीफाई करने को ही आता है। तो रोज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम हमें सिर्फ ये देखना है कि जिसके सिलेबस में उसका एक एक क्वेश्चन करके देख लो, वेरीफाई करके। बाकी सीबीएसई वाले क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 के स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन, आगे डेरिवेटिव्स पाएंगे, डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूला जरूर रिवाइज करने हैं। उसमें एक बार एक एग्जांपल देख लो, पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे निकालते हैं और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। लास्ट मोमेंट का रिवीजन बता रही हूं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। उसके बाद जिसके सिलेबस में रोज एंड मीन वैल्यू है, एक एग्जांपल देख लो कैसे वेरीफाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अब इसमें डिपेंड करता है बेटा किसके सिलेबस में कितना है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स निकालना, वो जरूर सीख लो कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है, ये इंपॉर्टेंट है। हमें चेक करना है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, ये इंपॉर्टेंट चीज। फिर उसके अंदर आ जाता है मैक्सिमा मिनिमा, ये देख लो कि मैक्सिमा और मिनिमा कब होता है, कैसे होता है। जैसे जैसे एफ डैश एक्स का साइन ग्रेटर देन से लेस देन या लेस देन से ग्रेटर देन होता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, ये चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। इसका एक एक एग्जांपल जरूर देख लेना है। फिर उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो डेफिनेटली आपको पता होंगी बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपकी एनसीईआरटी में। फॉर एग्जाम्पल एक सेमी वर्टिकल कोन करके क्वेश्चन है जिसमें एंगल दिया हुआ है, ये प्रूफ करिए। तो 2-3 क्वेश्चंस हर साल पेपर में रिपीट हो रहे हैं, प्लीज जरूर देख लेना उन क्वेश्चंस को। एक स्टोन गिरता है पानी के अंदर तो वेव्स आर प्रोड्यूसिंग, ये 2-3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो जरूर देखने, वो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड होते हैं बेटा, आपके स्कूल टीचर्स भी और जिनसे आप पढ़ रहे होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन पकड़ के रखा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसे कहते हैं वो चेक किया, मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन, मैक्सिमा और मिनिमा का कौन सा पॉइंट होता है वो एक बार चेक किया, एक ही एग्जांपल, एंड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स को गो थ्रू कर लेना, वो एक साथ आपने रखा होगा, ठीक है। ये 2-3 चीजें हमें ध्यान से देखनी है। अब ये सीबीएसई में तो इतना ही था, अब दूसरे सिलेबस वाले ये जरूर देखेंगे कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का एक एक क्वेश्चन, कि इसकी इक्वेशन अगर निकालने का हो गई तो कैसे करेंगे, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन का भी एक एक क्वेश्चन, बस फॉर्मूला देखना, एक एक सवाल देख लो, सिंपल। कहीं ना कहीं तो किया होगा, कहीं ना लिख करना नहीं उस वक्त, कहीं ना कहीं तो आपने लिखा होगा, एक बार एक ही क्वेश्चन देख लेना। जिसके सिलेबस में है वो देखेंगे, बोर्ड सिलेबस में इतना ही है सीबीएसई के, वो ये चीज देखेंगे। दैट इज अबाउट एओडी। नेक्स्ट चलते हैं 7th, इंटीग्रल्स। इस चैप्टर से बस मैं यही कहूंगी, फॉर्मूलाज एंड फॉर्मूलाज, नथिंग एल्स, बस फॉर्मूलाज ही रिवाइज करना है, दैट्स ऑल। इंटीग्रल चैप्टर को लास्ट में लोड नहीं लेना, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ फॉर्मूलाज है, सारे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज कर लो, जितने भी है। एक जगह आपने डेफिनेटली चार्ट बना के रखा होगा बेटा, उस चार्ट को रख लो, उस फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसके अंदर क्योंकि इस बार बोर्ड सिलेबस सीबीएसई ने 2 ही चीजें रखी हैं, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना सीख लो थ्रू इज दिस वन, ऐसे तो हमको पता है, ठीक है, एंड एरिया ऑफ इलिप्स। एक एक एग्जांपल दोनों का देखा, क्योंकि बेटा अगर एरिया ऑफ इलिप्स वाला क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली 5 मार्क क्वेश्चन आएगा एरिया ऑफ इलिप्स से, ठीक है, या 3 मार्क या 5 मार्क। तो प्लीज इसके अंदर 2 ही फॉर्मूले हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है इसके अंदर। तो एक बार बस ये 2 फॉर्मूला रिवाइज कर लो, चैप्टर डन। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट बेटा हमारा आ जाता है कि हम अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, इंटीग्रल्स हो गया, नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस, अब इसमें सबसे पहले एक एक नंबर के सवाल से आता है ऑर्डर एंड डिग्री। तो फटाफट से देख लेना है कि भैया ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं,
ठीक है, ऑर्डर किसी कहते हैं, डिग्री किसी कहते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद बेटा 3 मेथड्स हैं, तो एक एक क्वेश्चन। सबसे नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस पे बेटा 3 तरीके दिए हैं। पहला है वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, एंड थर्ड आ जाता है बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 चीजें हैं, 3 चीजें का एक एक एग्जाम्पल हमें उठाना है। हमने चैप्टर शुरू किया, ऑर्डर डिग्री समझ लिया, अब सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन में 3 तरीके हैं, वेरिएबल सेपरेबल मतलब एक्स अलग वाई अलग, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, एक क्वेश्चन कर लिया। दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो कैसे होता है, कन्वर्ट करना y अपॉन एक्स की फॉर्म में, फिर y अपॉन एक्स को v के बराबर किया, y बराबर एक्स वी किया, इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो एक क्वेश्चन इसका देख लो, क्योंकि 110% आता है। होमोजीनियस या लीनियर से 5 नंबर का सवाल, 1 नंबर का आएगा ऑर्डर एंड डिग्री से, इन दोनों में से क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, या तो होमोजीनियस या लीनियर से, और 3 नंबर का सवाल वेरिएबल सेपरेबल से आ सकता है। तो एक क्वेश्चन होमोजीनियस का जरूर करना है कि y अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर y अपॉन एक्स को v ले लेते हैं, y बराबर एक्स वी हो जाता है, एंड वील सॉल्व। तो एक क्वेश्चन, कोई भी अच्छा सवाल आपको पता है इंपॉर्टेंट रहते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन को जरूर देख लो किस तरीके से हुआ है, किया होगा कहीं ना कहीं। दूसरा बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड सॉल्यूशन तरीका निकालो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर y इंटू इंटीग्रल इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर का इंटीग्रल। तो जो प्रोसीजर आपने जिस तरीके से भी साल भर प्रैक्टिस करी है, उसका एक एक क्वेश्चन तीनों का होना चाहिए आपके सामने प्रेजेंट, कि हाँ भाई लीनियर को इस तरीके से करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल को इस तरीके से करते हैं, होमोजेनियस को इस तरीके से करते हैं। तीनों का एक एक सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लास्ट मोमेंट पे सिर्फ गो थ्रू करोगे। ये लास्ट के 2 घंटे की बात चल रही है, ठीक है। उस वक्त करना नहीं है, देखना ओके ओके ऐसे होता है, ओके 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 ऐसे होता है, ठीक है। तो ये तीनों का एक एक क्वेश्चन कर लोगे एंड डन। तो मुश्किल से इसमें 10 मिनट लगेंगे बेटा, ऑर्डर डिग्री तो 2 मिनट का काम है। इन तीनों का अगर एक एक सवाल भी देखोगे तो मुश्किल से 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 3 4 इस तरीके से आता है, मैक्सिमम टोटल 7 से 8 मिनट में ये चैप्टर आपका लास्ट मूवमेंट के लिए रिवाइज हो जाएगा। दैट इज व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने वेक्टर चैप्टर पे। तो वेक्टर किसे कहते हैं वो सब तो नहीं पूछ रहा है, हमें पहली चीज रिवाइज करनी है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कि बेटा वेक्टर के कौन कौन से टाइप्स हैं। दूसरा, वेक्टर में जो चीजें हैं कंपोनेंट ज्वाइनिंग, क्योंकि फिजिक्स में भी हम थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ते हैं, तो लास्ट मोमेंट के लिए एज सच इसमें ज्यादा हमें डिस्कस करने की नीड नहीं रहती है। वेक्टर में यहाँ पे 2 चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट से इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स का क्वेश्चन जरूर आता है 3 नंबर का सवाल, कि डॉट प्रोडक्ट निकालो, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंड कंडीशन ऑफ क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, दैट मींस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो ये चीज दिमाग में जरूर रखनी है कि अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। तो ये चीज ध्यान में रखना, इसी से क्वेश्चन बनेगा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और 2 वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट इट सिंपली मींस दैट दे बोथ आर परपेंडिकुलर, ये ध्यान में रखना है। तीसरी चीज बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले तो वो देख लो कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे। अब उसके अंदर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल से सवाल आता है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमें ध्यान रखना है। पहली बात तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट इसमें जो एक और चीज मिस हो गया, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज का मतलब क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, एक बार देख लेना है, एंड डायरेक्शन कोसाइंस। एक क्वेश्चन करके देख लो, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलता है, करके देख लो, मतलब होना चाहिए सामने भाई ऐसे डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, ऐसे डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। नेक्स्ट भाई डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो देखा, उसके अंदर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 ये देखा, 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला, फिर क्रॉस प्रोडक्ट पे आ जाओगी, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है, पहले सबसे पहले वो हमने निकालना सीखा, उसमें से क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला देखा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला देखा, सिंपल। तो ये वेक्टर के अंदर से आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, तो ये हमारा 10th हो गया। नेक्स्ट आता है 11th चैप्टर एंड दैट इज
3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बस इसमें बेटा क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीखो। इक्वेशन ऑफ लाइन दो तरीके से बताई है कि अगर एक पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर गिवन हो उसको पकड़ना है। नेक्स्ट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये हमें देखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। अगर एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर गिवन है तो कैसे निकालते हैं, अगर 2 पॉइंट से पास पॉइंट्स गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, ये चीज। नेक्स्ट आती है इसमें बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 तरीके से निकालते हैं। पहला, नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो तो कैसे निकालते हैं। दूसरा बेटा, पॉइंट एंड परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन हो तो कैसे निकालते हैं। तीसरा, 100% क्वेश्चन आएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इससे हर बार क्वेश्चन आता है 3 मार्क का, ठीक है। तो ये चीज इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट होते हैं दोनों तरीके से सीख लो। इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालते हैं दोनों तरीके से देख लो। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, 110% क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एक और इसमें फिर ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, देन थर्ड, डिस्टेंस 110% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मे बी कम इन 5 मार्क क्वेश्चन। क्या, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला जरूर देखना है, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इसका भी फॉर्मूला देखना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट and a plane, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, तीनों के फॉर्मूलाज देखो कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस बेटा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन। तो ये तीनों चीजें हमें फॉर्मूलाज लास्ट मोमेंट पे जरूर देखने बेटा 3D के अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने 12th चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, बस इसमें 2 क्वेश्चन देखने हैं। एक तो बाउंडेड वाला रीजन, बाउंड्री रीजन के सॉल्यूशन कैसे निकलता है, और एक क्वेश्चन अनबाउंडेड रीजन। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है बेटा बाउंडेड से आता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ राफ बनाना तो आता है। एक क्वेश्चन बाउंडेड का रख लो, एक क्वेश्चन अनबाउंडेड का रख लो, एक क्वेश्चन सामने रखो, रिवाइज किया, बाउंडेड ऐसे होता है, अनबाउंडेड होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये हमें बाउंडेड और एक अनबाउंडेड का एक क्वेश्चन जरूर देखना है लास्ट मोमेंट पे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट बेटा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा 2 या 3 मार्क का, तो प्लीज बेटा इसको जरूर रखना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इससे सवाल जरूर आएगा। नेक्स्ट, टोटल प्रोबेबिलिटी, इनको देखना है बेटा एक एक क्वेश्चन इनके ऊपर। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इसका मतलब क्या है पता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब एक क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का देखा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मतलब एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का देखा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का मतलब एक क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का देखा, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 5 नंबर का सवाल आएगा फ्रॉम बेस थ्योरम, फ्रॉम बेस थ्योरम, इससे 110% 5 मार्क क्वेश्चन आएगा। तो हमें 5 नंबर का सवाल बेस थ्योरम का डेफिनेटली देखना है। आई विल सजेस्ट इसके 2 क्वेश्चन जरूर देखना क्योंकि इस टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का सवाल बेस थ्योरम से आएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से 3 मार्क क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो ये 2 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर सीबीएसई बोर्ड सिलेबस। अब जिसके सिलेबस में रैंडम वेरिएबल, ठीक है, रैंडम वेरिएबल का बस फॉर्मूलाज देखने हैं। पहला मीन का, नेक्स्ट बेटा वेरिएंस का, एंड नेक्स्ट बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का। जिसके सिलेबस में है वही लोग देखें, बाकी नहीं। तो इसके बस फॉर्मूलाज देखने लास्ट मोमेंट पे कि रैंडम वेरिएबल के मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बस फॉर्मूलाज देखने। नेक्स्ट बेटा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन देख लोगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ एक क्वेश्चन जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं आर सक्सेस की, कैसे, एनसीआर, पी रेज टू द पावर आर, क्यू रेज टू द पावर एन माइनस आर।
तो ये सारी चीजें हमें प्रोबेबिलिटी से रिवाइज जरूर करनी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल बेटा विच आई वांट टू टेल यू कि ये चीजें थी जो हमें लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करनी थी, रिलेशंस एंड फंक्शन से, आईटीएफ से। तो ये सारे वो लास्ट मोमेंट का टाइम है जो हम सुबह उठते हैं ना 5 बजे या 6 बजे, तो लास्ट के 2 घंटे में हम क्या रिवाइज करें, तो ये पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका फुल सिलेबस एक बार फिर से गो थ्रू हो जाएगा और इन्हीं से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सो आई होप ये वीडियो बेटा आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल एंड हेल्पफुल रहेगी एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड आई होप कि आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड क्लास ऑल द वेरी बेस्ट for your board exams. So I hope you all will rock and score 100 on 100. Okay, so thank you so much class. Take care. God bless you. Thank you.